साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए महिमा परसाई का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी के चिर परिचित कवि व आलोचक डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। नमस्कार। आप भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार, साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार, महेश्वरी सिंह महेश स्मृति ग्रंथ पुरस्कार, महेश अंजुम कविता सम्मान आदि से सम्मानित हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान में आप क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में हिंदी के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं, जैसे आद्य नायिका, लंबी कविता का वितान, दिन बनने के क्रम में और ताजा प्रकाशित कविता संग्रह किसी और बहाने से, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। मातृभाषा मैथिली में भी आप समान गति से लेखन करते हैं। कई देशी विदेशी भाषाओं में भी आपकी कविताएं प्रकाशित हैं। अरुणाभ जी, ज्ञानपीठ जिसने आपको दिन बनने के क्रम के लिए पुरस्कृत भी किया, आज 7 साल बाद उसी ज्ञानपीठ से आपका दूसरा संकलन किसी और बहाने से प्रकाशित हुआ है। इतना लंबा अंतराल क्यों? सबसे पहले धन्यवाद महिमा जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। अंतराल दरअसल में दिन बनने के क्रम में 2014 में प्रकाशित हुआ, तो ये अंतराल नहीं है। इस बीच में बहुत तरह के साहित्यिक सांस्कृतिक काम को हम लोग करते रहे, और कविताओं में कुछ अंतराल नहीं होता है। कविताएं जीवन के साथ सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें अंतराल नहीं है। बल्कि और प्रकाशन में भी अगर देखें तो 7 साल का गैप मुझे नहीं लगता कोई बड़ा गैप होता है जी। कविताओं में अक्सर ये सवाल उठता है कि कविता किसके लिए है? ये बहुत हर दिन यह सवाल प्रासंगिक रहेगा कि कविता किसके लिए है। कविता दरअसल में जीवन के लिए है। कविता मनुष्य के लिए है, मनुष्य की मुक्ति के लिए है। कविता हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, हमारे जीवन की संरचनाओं को ठीक करने के लिए है। कविता हमारे जीवन का, हमारे संपूर्ण जीवन की एक प्रतिकृति है। इसीलिए कविता हमारा समग्र जीवन है, मैं ऐसा मानता हूँ जी। आपकी कविताओं का स्वाद विविधतापूर्ण है। कहीं तीखापन है, कहीं कठोरता है, कहीं मिठास है, कहीं प्रवाह है, तो कहीं ठहराव है। आपकी कविताएं बहुलार्थी हैं, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसी ही विविधतापूर्ण कविताएं सुनाएं। इसके पहले जो आपका सवाल, जो आपकी टिप्पणी और जिसे मैं सवाल समझ रहा हूँ, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि कविताओं का स्वाद, आस्वाद विविधतापूर्ण होना स्वाभाविक है। वो मेरी नहीं बल्कि हर कवि की कविताएं विविधतापूर्ण होती हैं। उसमें अलग अलग रस होते हैं, जीवन के अलग अलग स्वाद होते हैं, जीवन की पूरी उसमें संरचना दिखाई देती है। अब मैं आपके आग्रह पे आता हूँ, तो मैं अपनी कुछ कविताएं आपको पढ़ के सुनाऊं, जिसमें से पहली कविता है, इस संग्रह की भी पहली कविता है, राग यमन। रात के पेट में उतर चुकी चांदनी, ठिठुर रही हवाएं गली के नुक्कड़ पर, बेआवाज़ गाता पेड़ आरोह अवरोह के साथ, किनारे की रेत पर संगत करती फेनिल लहरें, आलाप में सनन सनन, दूर कहीं अनजान झोपड़ी से कनखी मारता चांद। रात के अंधेरे से लड़कर रोटियां सेंकती गांव की सबसे बूढ़ी अम्मा, अंधेरे से लड़ने का दावा करता कवि, फूलती सांसों के बीच हारमोनियम पर भास मिलाता
कोई गायक, कोई कलाकार। राग यमन तो शाम और रात के बीच की खूबसूरती है। एक एकांत कोना, कोई मौन संगीत, एक पहचानी सी छुअन, एक धड़कती सी आहट, भीतर भीतर बज रहा हो स्थाई अंतरा के साथ, हर एक अंतस में अलग अलग, जैसे कि राग यमन। ये राग यमन है न कि रात का वीरानापन, ये राग यमन है न कि रात का वीरानापन, ये इस गली का आखिरी मकान है ना कि कोई भीड़ भाड़ चौराहे का, ये प्यार की सिफारिश है ना कि कोई चालाकी। गांधी की आत्मा रागों में बसती थी, गांधी की आत्मा रागों में बसती थी, नरसी मेहता की भी। चरखा तो ताल मिलाने का बहाना था, जो चलता नहीं बजता था थाट के मुताबिक। सूत कात कर कपड़े बुनना जो जानता हो, सूत कात कर कपड़े बुनना जो जानता हो, वही जान समझ सकता है शाम और रात के समय गाए जाने वाले रागों की अहमियत। बहुत खूब। एक दूसरी कविता। जी बिल्कुल। उस दिन की प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगे सूखे फूल सारे, पानी किसी अनजान लड़की सा बहने लगेगा मेरे भीतर, और ट्रैफिक सिग्नल देंगे पेड़ उस रास्ते के लिए जहां हरियाली अवसाद से निकाल खींच लेंगी अपना वजूद। बसंत उस वक्त पूरी जवानी में झूम झूम गाएगा मालकोंस, भैरवी थाट में दिन के 7वें पहर में। पतीले में माँ लगाएगी लेवा, अधहन उबलने से पहले, चावल गिरने से पहले, और हम निकलेंगे बाहर होशो हवास में। हमारे पास कहने सुनने और चल पड़ने का बचेगा विकल्प। उस दिन दिशाओं में गूंजेगी हमारी आवाज़। पहाड़ अपनी सबसे ऊंची चोटी से कविता पढ़ेगा शंखनाद की तरह। अंतरिक्ष की विराट सत्ता में दिन का समूचा प्रकाश, रात का सन्नाटा, बहती हवाओं की फड़फड़ाहट, और हमारा रक्त पेड़ की छाल के नीचे से बहेगा। तब हमारे पास दुनिया बदलने की पूरी ताकत होगी। उस दिन घोषणाओं के बजाय कोई उदास नहीं होगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा, गोदाम में नहीं सड़ेंगे अनाज, कोई हत्या नहीं होगी, न हत्यारा आवारा घूमेगा। उस दिन से हर बच्चों के हाथ में किताब होगी और आँखों में चमक। उस दिन से कोई अस्पताल नहीं जाएगा, न न्यायालय न थाना। तो साथियों, क्या कोई ऐसा दिन हमारे हिस्से में आएगा जिस दिन किसी को प्रार्थना न करनी पड़े, अपने अपने वास्ते अपने अपने ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े। बहुत खूब अरुणाभ जी, वो दिन ज़रूर आएगा। देखिए, उस दिन की ही प्रतीक्षा है जी। वो दिन आए। एक इसमें कविता है, असल में मेरी कविताओं में दिन और दिन का जो प्रारूप है वो आपको अलग अलग शेड्स में दिखेगा। एक कविता है दिन ढलने से पहले। अंगड़ाई में कट गए फूलों से दिन, चिड़ियों की चहकन से शुरू हुआ दिन, आसमानी चादर ताने गुनगुने दिन, मखमली घास की सेज पर गीत गाते दिन, सूरज के जूते में फीते बांधते दिन, या पीछे से हाथों से आंखें मूंदता दिन, भरी दोपहरी में सरसराता दिन, लोहित आकाश में कनात फैलाए दिन, सूरज को परदेश भेजकर सुबक रहा दिन, ढलने की पारी से लड़ रहा दिन, सूरज को परदेश भेजकर सुबक रहा दिन, ढलने की पारी से लड़ रहा दिन, चांद के चेहरे पर क्रीम लगाकर लौट आना दिन, चिड़ियों की चहकन से, फूलों की महक से, प्रभाती से, आकाश से, पाताल से, दसों दिशाओं से, ऋतुओं से, नक्षत्रों से, पक्षों से,
मांस पहर और सातों घोड़ों से कह दो कि सूरज के संग रोमांस करने का वक्त आ गया है। तो ये थोड़ी अलग अलग थी। जी। जैसे इस संग्रह में कई तरह की कविताएं हैं जिसमें आपको अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किसी और बहाने से कि जितनी कविताएं हैं सब में विविधता है, सब में अलग अलग मिजाज की कविताएं हैं, अलग अलग समय में लिखी हुई कविताएं हैं। इसका कोई एक समय नहीं है, यह महज एक संकलन है जिसमें सब कुछ अलग है। कुछ आपको कविताओं के भीतर की जो दुनिया है वह बहुरंगी है, जैसी जी। होनी चाहिए। जी जी। अभी अभी मैंने आपका ये नया कविता संग्रह पढ़ा, उसमें कुछ पंक्तियां हैं जैसे बरहिया का रसगुल्ला, मानेर के लड्डू, पिपला का खाजा, और आपने झीलों के शहर पर भी कविता लिखी है। जी। आपकी कविताओं का भूगोल बहुत बड़ा है। अच्छा। आपने जो झीलों के शहर पर कविता लिखी है वो हमारे दर्शकों को कृपया सुनाइए। जी। जी। असल में भूगोल बड़ा होना, मैं समझता हूँ कि कविताएं हैं तो उसका कोई एक जहाँ जहाँ आपका जीवन है, जिस तरह आप जिन जिन जीवन में प्रवेश करती हैं या हम लोग जहाँ जहाँ प्रवेश करते हैं, जीवन के अलग अलग कोनों में जाते हैं, अलग अलग इलाके में जाते हैं, उससे प्राप्त जो रचनात्मकता है वही आपके लिए कविता का भूगोल निर्मिति उसी तरह की है। मैं इस कविता को, जो झीलों के शहर में है, ये भोपाल पर लिखी हुई कविता है जी। तो इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। हवा तरन्नुम में, पहाड़ी के तल में, झील के किनारे साफ साफ कहता कि आने से पहले अगर कुछ न सोचा तो जाने के बारे में सोचना मत। गुलमोहर, कचनार और हर फूल जानते हैं मोर और मोरनी की प्रेम कथा। किसी गुजारिश के पहले यहाँ हवा में पत्तियों की खड़खड़ है, यहाँ धूप है और पंछियों को गाने की फुर्सत है। यहाँ झील देख गुनगुनाता शहर, छोटी बड़ी झील के पुराने किस्से, यहाँ हर किस्से की अपनी सोहबत। यहाँ भोर का सूरज पानी पर छितराता है, यहाँ भोर का सूरज पानी पर छितराता है। यहाँ अपने मिजाज में चलती है हवा, मौसम शांत संगीत सुनता है। यहाँ ध्यान में है वातावरण, हवाओं में फिर सिहरन। यहाँ ध्यान में है वातावरण, हवाओं में फिर सिहरन। त्वचा को गुदगुदी से भरकर, वनस्पतियों के कौमारे से जीवन रस लेकर, चिर युवा होने की कामना आजन्म। फल फूल और पत्तियों पर लिखे हैं असंख्य नाम बिना किसी लिपि में। माचिस के डब्बे से लगते हैं मकान पहाड़ी के ऊपर से। यहाँ रस जीवन से प्राप्त ऊर्जा है, यहाँ इतनी शांति कई जिंदगी की बर्बादियों के बाद कायम हुई है। कुछ भी हो, यह शहर बारिश में झूमता है। कुछ भी हो, यह शहर बारिश में झूमता है। बादलों को देखकर हिलता डुलता है, झील के पानी पर तैरता है। यह शहर कविता की तरह खुलता है। बहुत खूब, यह शहर कविता की तरह खुलता है। अब जैसे आपने जिक्र किया था कि जो बढ़ैया का रसगुल्ला और जी। मनेर के लड्डू और भूगोल वाली बात आपने बहुत मज़ेदार बात आपने कही है। तो ये दरअसल में एक कविता है जो दो छोटे छोटे अंशों में लिखी हुई ये कविता है, प्यार तुम्हारा कह के। और इन कविताओं में आपको जो कोई बहुत भव्य और दिव्य जैसा कुछ नहीं है। जो बिहार के जो छोटे छोटे गांव की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका इसमें ज़िक्र आता है। और वो चीज़ें कोई बहुत जिसको आप विराट नहीं कह सकती हैं। वो बेहद साधारण जीवन, साधारण लोक, साधारण मानुष विवेक से जो निर्मित हुई चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। इसके पहले मैं वो कविता पढ़ूं।
तो प्यार तुम्हारा, ये 2 अंश में है। इसका पहला अंश, तुम्हारी आँखें महेंद्रू घाट बांस घाट, तुम्हारे होठ गोल घर बिस्कोमान, तुम्हारी बाहें गांधी मैदान, तुम्हारी बातें रीजेंट अशोक सिनेमा, तुम्हारा दिल कंकड़ बाग, मन तुम्हारा समूचा पटना, तुम्हारा प्यार जैसे पूरा बिहार। इसका दूसरा हिस्सा है जी। तुम्हारी बातों में बरहैया का रसगुल्ला, मनेर के लड्डू पिपरा का खाजा, प्यार के नशे में बहती है कोसी कमला बलान, शामिल हो जाती है तुम्हारी आत्मा की गंगा में, डबडबाई कजरारी आँखों में आती है बाढ़, जिसमें डूब जाता है मेरे मन का सहरसा, तन का उत्तरी बिहार, तुम्हारी बातों की मिठास में और रसीले हो जाते हैं भागलपुरी जर्दालू आम, तिरहुतिया लीची, तुम्हारी भाषा जैसे जनकपुरिया मैथिली, तुम्हारे ताने जैसे बनमनखी स्टेशन की झाल मुड़ी, तुम्हारे सपनों में बनता है दरभंगा का घेवर, जिसे कांपते हाथों से बनाती हो तुम टावर चौक पर, तुम्हारे दिल में रह रह उठती है हूक, क्योंकि तुम मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहती हो और कभी कभी रोती हो, जैसे झारखंड बंटवारे के बाद रोता है बिहार। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी मैंने आपका कविता संग्रह पढ़ा, तो उसमें एक कविता थी कुछ रोजमर्रे, जिसमें आपने लिखा है, समय पर सोना, समय पर जागना, दफ्तर जाना, समय पर घर वापस आना, समय पर बाजार जाना, एक दुनियावी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है समय पर आदमी बन जाना, समय पर बीमा भरना, बिजली पानी बिल भरना, समय पर मकान का किराया देना, समय पर खाना पीना संभव है, समय पर प्यार करना असंभव है, बस समय पर कविता लिखना। यह कविता और भी आपकी कई कविताएं हैं, जैसे चाय बगान की औरत, मीरा टॉकीज, यहाँ तक आपने अपनी मामी पर भी कविता लिखी है। तो क्या यह कहना उचित होगा कि कविता लिखने के लिए किसी विशेष प्रकार के दृश्य या माहौल की आवश्यकता नहीं है? देखिए महिमा जी, कविता लिखने के लिए दृश्य या माहौल की ज़रूरत उतनी है कि वह दृश्य, जिस दृश्य को आप अपनी खुली आँखों से देखती हैं, हम जिन्हें खुली आँखों से देखते हैं, उन दृश्यों को हम शब्दबद्ध कर लें और उसको कविता में उस शब्दबद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर हम ईमानदार होते हैं तो वो सारे दृश्य, सारे पात्र, सारी चीज़ें हमारी कविताओं में उपस्थित होती हैं, दर्ज हो जाती हैं। तो कविता लिखने के लिए कोई एक दृश्य, एक माहौल, एक जीवन पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जीवन कविता के लिए चाहिए। उन जीवन के साथ हमारा अनुराग होना चाहिए, हमारा लगाव होना चाहिए, और फिर जा कर के वो किसी और बहाने से चीज़ें बनती है। जी जी बिल्कुल। तो आपने जो जिन जिन कविताओं की चर्चा की है जी, इसमें से मुझे, हालांकि वो सारी कविताएं पसंद है, लेकिन मैं एक उसमें से पढ़ूंगा। जी बिल्कुल। बल्कि एक मैं पढ़ देना चाहता हूँ, मेरे तुम्हारे बीच में। ये बहुत अलग इसमें बिंब है। मेरे तुम्हारे बीच में पटना इलाहाबाद है, मेरे तुम्हारे बीच में पटना इलाहाबाद है, गांव देहात है, खेत खलिहान है, जाफरी मचान है, रेलों का आना जाना, मेरे तुम्हारे बीच में शाहरुख खान है, मेरे तुम्हारे बीच में शाहरुख खान है, टॉम क्रूज और आमिर खान है, अंजलिना, कटरीना, दीपिका, गुलजार, समीर, AR रहमान है, मेरे तुम्हारे बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीज़ा पासपोर्ट है, कई भाषाएं और बोलियां, कई भाषाएं और बोलियां, कई देश और परदेश, कई पसंद नापसंद, फिर भी मैं हूँ कि चुप हूँ,
तुम हो कि बोलती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बोलने पर थरथराने लगता है हावड़ा ब्रिज, क्योंकि तुम्हारे बोलने पर थरथराने लगता है हावड़ा ब्रिज। हंसते ही चमक उठता है ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर, नजरें उठाते ही झुकती जाती है पीसा की मीनारें। मेरे तुम्हारे बीच में सुकरात के जूठे जहर का कटोरा है। दुर्दांत यातना सह चुके कवि की उदास कविता है। मेरे तुम्हारे बीच में कई होनी अनहोनी है, होनी अनहोनी है। इसका दूसरा छोटा सा अंश है। जी। मेरे तुम्हारे बीच में क्रिस्टल ग्लोब पर घूमती हुई दुनिया है। मेरे तुम्हारे बीच में क्रिस्टल ग्लोब पर घूमती हुई दुनिया है। फैंसुई की घंटियाँ, हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा, मोनालिसा और क्लियोपेट्रा है। मेरे तुम्हारे बीच में भविष्यवाणी करता ऑक्टोपस, पीसी सरकार का जादू, मौत का कुआं और जेमिनी सर्कस है। मेरे तुम्हारे बीच में 3D फिल्मों का चश्मा है, जिससे देखने पर बहुत नज़दीक लगती है अपनी ये दुनिया, जिससे तुम्हारी दोनों आँखें दजला और फरात की तरह दिखती है। मेरे तुम्हारे बीच में इज़राइल फ़िलिस्तीन है, तिब्बत और चीन है, दक्षिण उत्तर कोरिया है, नाटो सार्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका है, देश विदेश के कई नाम हैं। मेरे तुम्हारे बीच में हिरोशिमा, नागासाकी और वियतनाम है। मेरे तुम्हारे बीच की उदासी विचारों की हत्या है। मेरे तुम्हारे बीच में आर्कमिडीज़ की कराह है। फिर भी हम हैं कि जीते हैं, बतियाते हैं, गले मिलने पर झूमने लगता है बेबीलोनिया का बाग। मेरे तुम्हारे बीच में चंदा मामा है, अल्फ़ा बीटा गामा है, सारे गामा है, सारे गामा है। बहुत खूब। सचमुच में आपकी कविता का भूगोल बहुत बड़ा है। हिंदी कविताओं में युवाओं का रुझान बड़ा है। आपकी पीढ़ी की कविताएं युवाओं को पसंद आ रही है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को अवश्य संदेश देना चाहूँगा कि वो कविताओं से जुड़ें, कविताओं से प्यार करें, कविताओं से प्यार करके, कविताओं से जुड़ के अपने जीवन को सुखी, सुंदर और विवेकवान बना सकते हैं। और युवा लोग खूब पढ़ें, साहित्य में रुचि लें, कविताओं में रुचि लें, कहानियों में रुचि लें, उपन्यास में रुचि लें, अलग अलग विधाओं में रुचि लें और अपने जीवन को, अपनी भाषा को, अपने समाज को स्वस्थ, सुंदर और सुखी बनाएं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपका नया कविता संग्रह किसी और बहाने से बहुत पसंद आएगा और उनमें सकारात्मक विचारों के सृजन में सहायक होगा। धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम रूबरू हुए बेबाक, स्पष्ट, तीखे और मीठे शब्दों को अपनी स्याही में भर हिंदी के चिर परिचित युवा कवि डॉक्टर अरुनाभ सौरभ से। आशा है आपको आज का साहित्य सृजन का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं इसी कविता संग्रह की कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। उड़ती तितलियों ने ढूंढ लिया है नया बसेरा, कि शाम हो चुकी है। शाम होने के साथ ही बसेरा ढूंढना जरूरी है। धन्यवाद।